हेयरिंग इसका। वेलकम आनंद भाई। हाँ नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान की कृपा है। आनंद भाऊ धर्मपीठ वाले नमस्कार वंडे टाइम। आनंद भाऊ नमस्ते नमस्ते वनडे से टाइम दी। दोस्तों भगवान की कृपा है और आप लोगों के साथ है दोस्तों। यही वजह कि आज मैंने शराब नहीं किया और शराब न पीने की वजह से दोस्तों आज एक अच्छा जीवन जीने के प्रयास में लगा हूँ दोस्तों। दोस्तों करीब करीब मेरा 26-27 साल का शराबी दौर रहा है और इस शराबी दौर के दौरान कुछ ऐसी अनगिनत बातें मेरे साथ में हो गई कि जिसके वजह से जिंदगी पूरी तहस नहस हो गई। अच्छे परिवार में पला बड़ा, अच्छे परिवार में पैदा हुआ। कभी सोचा नहीं था दोस्तों मैं कि एक समय अव्वल दर्जे का शराबी बन जाऊंगा करके। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं गलत संगत, गलत दोस्त, गलत माहौल, ये सब चीजों में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ते गया और गलती से दोस्तों कहीं ना कहीं बचपन में शराब दोस्तों के साथ में हाथ में आ गई और वो शराब आखिरी में तब मेरे 24 घंटे का शौक बन गया। ये खुद ही मालूम नहीं पड़ा दोस्तों। कई बार उसको छोड़ने का प्रयत्न किया, कई बार घर के लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जाने लगी और मैं ये समझता था कि यार एक दिन शराब पीते पीते सब बरोबर हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों। आखिरी के दिनों में हुआ ये दोस्तों कि पूरी तरीके से ड्यूटी गई, घरदार से वंचित होना पड़ा और पूरी तरीके से बर्बादी। आखिरी आखिरी के दिनों में दोस्तों कोई पास में आने नहीं देता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, माँ बाप दूर दूर तक के गुस्सा करने लग गए, मेरे नाम की कंप्लेंट करने लग गए, रिपोर्ट डालने लग गए, भाई ये लड़का बहुत परेशान कर। और ऐसे में दोस्तों जब तक मैं गवर्नमेंट दोस्तों मेरे बाद कई तरीके के काम किया प्राइवेट सेक्शन में, लेकिन वो शराबियत की वजह से ज्यादा दिन सक्सेस नहीं रहती और आखिरी आखिरी में माँ बाप ने जब मेरे को अलग आखिर अलग घर से कर दिए तो मैं अपने बीवी और बच्ची को लेके अलग रहता था। तो ऐसे में 2-4 साल ठीक चला दोस्त और बाद में वो मिसेस ने भी ज्यादा दिन झेली नहीं और वो चले जाने के बाद में वो समझ में नहीं आता कैसा करना क्या करना। और मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं तो अपने पैसे से पी रहा हूँ और सारी बातें बराबर कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग मेरे को समझते क्यों नहीं। लेकिन घर के लोगों की तकलीफ मेरे को दिखती थी, लेकिन मैं वो रात को सोचता था और नशे पत्ती और की होना जाता है। तो जैसे होने लगे तो उसके लिए कोई फायदा नहीं और उसने बच्ची को उठाई और अपने भाई भाई को बुलाई और वो चले गए दोस्त। पर जाने के बाद में 3-4 साल ऐसी हालात में गुजारा मैं कि कुत्ते से भी बेहतर जिंदगी। 3-4 साल करीब फुटपाथ पे कहीं पे भी पड़े रहना कहीं पे। और ऐसे में एक मार्केट है हमारे नागपुर में, उस मार्केट को अपना घर बना लिया और वो घर बनाने के बाद में वही काम धंधा करना और वहीं पे पढ़ और कहीं कटी पे मैं पैदा हुआ हूँ।
मेरे भाई बहन है और मेरी मिसेज है, मेरी एक बच्ची है। कोई बातों का ज्ञान नहीं। मैं और मेरी शराब, दिन भर जो भी मैं 3 घंटे जो भी मेहनत करना हो पैसे आने का, और उससे दारू पीने का, और बस ऐसा चल रहा था उससे। और आखिर में क्या हो गया था कि शराब पीते पीते पूरा शरीर कमजोर होने लग गया। और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ये सब शराब की वजह से हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता था कि साला मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन आखिरी में बहुत बीमार पड़ गया मैं। और मेरे को वो पीलिया हो गया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा पीलिया का इलाज चल रहा है, इलाज भी चल रहा था, दारू भी पी रहा था। लेकिन उसने कहीं ना कहीं वो पंडू के ऊपर फेंक दिया था, चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी। और मैं जो करने के लिए मेडिकल कॉलेज जाता था, और उन दिनों बहुत परेशान था मैं। तो मैं भगवान से आते जाते एक मंदिर पड़ता था, वो मंदिर में हमेशा रुक के हाथ पैर जोड़ता था और प्रेयर करता था कि भगवान यार कोई तो भी ऐसा रास्ता बता कि मेरी या शराब रुक जाए, या तो मुझे इस दुनिया से निजात दे दे, इस दुनिया से मेरे को उठा ले। तो उन दिनों दोस्तों वहां से मेरा कंटिन्यू आना जाना था। और वहां मीटिंग होती थी एक रास्ते के ऊपर फुटपाथ पे, आज भी होती हो। तो मैं अचानक वहां पे खड़े हुआ और मेरे को 2 4 10 लोगों का दिखा। तो उन लोगों ने वो बोले आपको शराब का प्रॉब्लम है क्या? तो मैं मर रहा था, लेकिन उनको ये बता रहा था कि भाई मैंने मेरे को कोई शराब वराब का प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा ही जा रहा था, रास्ते से रुक गया। तो लोग कोई बात नहीं, आप बैठो तो। और बैठने के बाद में मैं नशे में मेडिकल से निकला, दारू वहां से आ रहा था, और फिर वहीं पे नशे पत्ती के अंदर ही बैठा था मैं। तो वहां के लोगों ने मेरे को बैठा ले, 1 घंटा मीटिंग चली। वो मीटिंग चलने के बाद में मेरे सब दिमाग के ऊपर से गया, और उन्होंने मुझे कागज दिए, और वो कागज पे कुछ नागपुर के ग्रुप के एड्रेस थे। तो दूसरे दिन उस दिन मीटिंग खत्म हुई, मैं अपने जहाँ मैं रहता था मेरे अड्डे पे गया, वहां पे फिर दारू पिया और दारू पी के सो गया। और दूसरे दिन जब मैं पैडिया मेरा काम चालू होता था, तो पैडिया मैं उठता था। तो उस दिन उठा मैं, और मैं जेब में एक नल के नीचे मुंह धोया और देखा मैंने जेब में कितने पैसे है करके। तो 30 40 रुपए कुछ मेरे पास में पड़े थे। मैं बोला यार चलो पैक मार लेते। तो पैसे निकालने गया तो साथ में दोस्तों वो फुल पैंट के जेब से वो कागज निकला, और मेरा लाइट जल गया कि तो ये कागज अपने को कल किसी ने तो भी दिया था। और उन्होंने बताया कि भैया सवेरे के समय भी मीटिंग होती है गणेश पेट में, और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरे को वो पड़ोस पड़ोस में ही मेरा घर था, वहां से 2 2 किलोमीटर। तो मेरे को वो कागज में देखा मैंने, तो वहां पे मेरे को एक ग्रुप का एड्रेस मिला, सुप्रभात ग्रुप का। और मैंने बोला यार चल के तो देखते। बोला पैसे तो है अपने पास में, आते आते फिर दारू पियेंगे, कौन रोकने वाला है बोला अपने को। तो मैं वहां गया दोस्तों। तो वहां जाने के बाद में 5:30 6 बज गए थे, और मेरे को लगा कि रात दिन होती होंगी। मैं गया वहां पे, वो फुटपाथ चबूतरे पे बैठा था, और उतने में हमारा एक वहां पे एक ओल्ड टाइमर शेषराव करके वो गुजर गए अभी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो मॉर्निंग वॉक को घूमते थे, और वहां से उनका घर नजदीक था। तो वो उन्होंने मेरे को आवाज दिए, कौन है रे? बोले कैसा बैठा? तो मैंने उनको बताया कि वो मेरे को एक ने कागज दिए कल, और मैं मीटिंग में आया हूँ। तो बोले मीटिंग अभी थोड़ी चालू होती, 7 बजे चालू होती। तो बोले फिर उन्होंने बातचीत की, नाम वगैरह पूछे मेरे को, और कितने साल से पी रहा है, क्या पी रहा है, और उन्होंने मेरे को चाय पानी पिलाया, और आधा पौन घंटा 1 घंटा मेरे साथ टाइम पास किए, और वो तालाब के कोने में घूम रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वहीं से मेरे को आके बैठा ले। तो वो जो पहली मीटिंग मैंने किया था, वहां से मेरे समझ में आया कि भैया ये कोई तो भी दारू के विषय में मीटिंग है, और यहाँ पे दारू रुकती है, इतने लोग जो बता रहे हैं।
तो उसके बाद में दोस्तों फिर मेरी रेगुलर मीटिंग चालू हुई। और मीटिंग चालू होने के बाद में 2-3 महीने तक के अच्छा रहा मैं। और 2-3 महीने के बाद में मैं मीटिंग के लोगों से आर्गूमेंट करता था कि भैया मैं रेगुलर अगर कंटिन्यू मीटिंग करते रहूंगा और तो खाऊंगा क्या। और तुम लोग बोलते कि नए दिनों में काम मत करो, नए दिनों में ऐसे लोगों में मत जाओ। और जिस जगह मैं काम करता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द पूरे नशेबाज लोग हैं। दारू के बगैर उनका काम होता नहीं, क्योंकि वो मार्केट में चोरिया चपाटा ज्यादा चलती थी। और वो चोरी के पैसे से दारू पीना और कुछ हमारी करना। तो उन्होंने बताया कि भैया तो तुमको जगह करना पड़ेगा, वो जगह तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये मोटो का माइक थोड़ा अनम्यूट कर दो बस। तो मैंने उस बात पे गौर किया और सोचा कि यार अगर अपने को अगर यहाँ टिकना है तो यहाँ की बातें अपने को मानना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों की अपने को सुनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने दोस्तों यहाँ के लोगों की बातें सुनना चालू किया। और वो जैसा बोलते थे वो दिन होते कि ठीक है, बोला अभी आप बोल रहे हैं तो मैं वहाँ वो एरिया छोड़ देता, वो जगह छोड़ देता। और बोला फिर रहना कहाँ और कहाँ रहना, कहाँ सोना और कहाँ क्या करना। तो बोले यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा। तो यहाँ के जो ओल्ड टाइमर थे वो ओल्ड टाइमर लोगों ने मुझे बहुत साथ दी। और उन्होंने बोले कि बेटा तू अगर ईमानदारी से मीटिंग करना चाहता है और तू शराब से बचना चाहता है तो हम तेरी हर सिचुएशन में मदद करेंगे। तो पुराने लोगों ने मेरे को, किसी ने अपने घर में लेके गया, किसी ने छत पे सुलाया, किसी ने रहने के लिए जगह दिया, किसी ने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। और वहां से दोस्तों जो जर्नी चालू हुई तो फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। और मेरे को उस दिनों में विश्वास हो गया अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में कि भैया अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ और यहाँ के बताए हुए रास्ते सही तरीके से अपने जीवन में अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में कुछ तो भी बदलाव हो सकता। तो मेरा रहने का ठिकाना हो गया, मेरा खाने का ठिकाना हो गया। जो ओल्ड टाइमर थे बेचारे मेरे को दोनों टाइम कहीं ना कहीं कोई झुनका भाकर में खाना खिला देता था। और कोई अपने घर में बोलता था यार छत पे सो जा, कोई बोलता था मेरे घर में रूम खाली हो रूम में आराम कर। और ये जो उनका जो प्यार मिला मुझे और जो उन्होंने मेरे साथ में अपनेपन की जो भावना और जो प्यार दिए मेरे, तो वहां से दोस्तों मेरा इतना अटूट विश्वास अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों पे हो गया कि बोले यार बाहरी दुनिया में कुत्ते की जैसी जिंदगी हुई, लात मारते थे, हकेलते थे और कोई भरोसा करने तैयार नहीं था। और ये लोग बोला अपने घर में सुला रहे हैं, अपने घर से टिफिन लाके दे रहे हैं। तो ये बोला ऐसा तो कोई सगे रिश्तेदार ने की कभी प्यार नहीं किया। और वो समय ऐसा था दोस्तों कि ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप अगर मेरे को देखते थे ना तो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते थे और तुरंत बुलाते थे और मेरे को अंदर करते थे। और वो खुन्नस मेरे दिमाग में चल रही थी, बोला नहीं यार इन लोगों से गद्दारी नहीं करना। और इन लोगों ने जो विश्वास किए तो ये विश्वास पे अपने को खरा उतरना पड़ेगा। और वहां से दोस्तों 2-4 महीने सोब्राइटी के बीत गए। फिर एक ओल्ड टाइमर को अच्छा दोस्ताना हो गया और उनको स्पॉन्सर बना लिया। तो बहुत शांत स्वभाव का आदमी था
और बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझाता था। तो उसने भी एक समय ऐसा आया कि बहुत मदद किया, और मदद करने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे 8-10 महीने सोब्राइटी के बीत गए। और सोब्राइटी के 8-10 महीनों के अंदर दोस्तों इतना मुझे भरोसा हो गया कि यहाँ के लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहे तो मेरा बुरा नहीं होने वाला है। अनगिनत लोग उदाहरण देते थे, अनगिनत लोग उदाहरण देते थे कि भैया हमारे साथ में ऐसा हुआ, मेरा परिवार आया, बाल बच्चे आए, मेरा लाखों का कर्जा खत्म हुआ, मेरी गई हुई ड्यूटी मिली, मेरा ये हुआ वो हुआ। तो वो कहीं ना कहीं मैं उन बातों पे विश्वास करने लगा, और विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। तो धीरे 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 दोस्तों एक समय ऐसा आया कि मेरे को किसी ने वो महल एरिया में वो तालाब के मीटिंग पे देखा, और उसने जाके मेरे पिताजी को बताया कि तुम्हारा लड़का बोले मेरे को शुक्रवारी तालाब के आजू बाजू में 2-4 बार झलका। तो मेरे पिताजी को ऐसा लग रहा था मेरे घर के लोगों की ये मर गया होगा, ये लावारिस में कहीं मर गया होगा। 4-5 साल में घर के लोगों को मालूम ही नहीं था कहाँ रह रहा क्या कर रहा। तो उन लोगों ने मेरे को उम्मीद छोड़ दिए थे कि जिंदा भी होगा करके। और मेरे पिताजी ढूंढते हुए दोस्तों दूसरे तीसरे दिन वहां पे आए, और मैं वो तालाब के मीटिंग में बैठा था। तो उन्होंने मुझे बुलाए और इशारे से इधर आकर के। तो मैं गया, और मेरे पिताजी बोले यार मैं 4 दिन से ये तालाब के कोंटे पे पूरा तालाब छान मार रहा, बोले कि आज मिलेगा कल मिलेगा। तो फिर मेरे पिताजी ने सर पे हाथ हाथ घुमाए, बोले कैसा है क्या है, बोले बोले तू, उसने बताया बोले फलाने ने कि अभी अच्छा दिख रहा है, दारू वारू नहीं पी रहा है, तो बोले तू घर चल। तो मेरे पिताजी को मैंने भगाया वहां से, बोला तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, बोला जैसा हूँ मैं वैसा मेरे हाल पे मेरे को छोड़ दो, और बोला अब मेरे तरफ इधर पलट के देखना भी नहीं। तो फिर भी बाप है, बाप का जो प्यार है वो कहीं छुपता नहीं है। वो चले गए, फिर 2-3 दिन के बाद में फिर आए, और उन्होंने 8-10 दिन मेरा पीछा किया, और फिर उल्टाइमर लोगों ने समझाया मेरे को, मेरे स्पॉन्सर वगैरह ने, कि भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया बोले तुमको, कि तुम्हारे पिताजी तुमको लेने आ रहे और तुम चले जाओ यार, बोले तो बोले तुम्हारा यहाँ से अच्छा समय शुरुआत हो गया। बोले तो मैंने मेरे पिताजी को, मैंने उनको उल्टामर को बोला कि यार तुम लोग बोलते, बोला कि ऐसे एरिया में मत जाओ, मेरे माँ बाप का घर ऐसे एरिया में है, बोला कि वहाँ पे सब आजू बाजू पूरा क्रिमिनल एरिया है, और बोला मैं ज्यादा दिन वहाँ बच नहीं सकता, मैं दारू पी लूंगा। तो बोले कोई दूसरा रास्ता निकलेगा। तो मैंने मेरे पिताजी से बात किया, बोला देखो मैं अभी दारू से दूर हूँ, और मेरे को 8-9 महीने हो गए, तो तुम एक काम करो, अगर बोला मेरी मदद करते होंगे तो मेरे को अलग किराए का रूम लेके दो, और मैं अलग रहने तैयार हूँ, बोला, और मेरे को टिफिन लगा के दो। तो मेरे पिताजी ने मेरे को दूसरे एरिया में, वो हमारे इधर नागपुर में लश्करी बाग है, वहां पे रूम लेके दिए, और टिफिन लगा के दिए, और धीरे धीरे मीटिंग मेरी चालू थी रेगुलर। काम धंधा करता नहीं था, 2 टाइम टिफिन आता था, खाता था, और तीनों चारों टाइम मीटिंग करता था, सवेरे की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग। और उस समय इतने ग्रुप भी नहीं थे, 12-14 ग्रुप होंगे कुछ। तो अभी तो मेरा ख्याल है 90-95 के करीब ग्रुप हो गए। और जब मैं वो ईमानदारी से मीटिंग कर रहा था, तो वहां पे भी दोस्तों ऊपर वाले ने मेरी परीक्षा लिया। एक दिन भरे मीटिंग में 2 पुलिस वाले वहां पे वारंट लेके आ गए, और वो पुलिस वालों ने मेरे को नाम पूछे। तो मैंने वो बोला नहीं मेरा नाम आनंद वगैरह नहीं है। तो 2 दिन हो गए बेचारे, और तीसरे दिन जो आदमी ने मेरे को झड़वाया था, तो वो आदमी दूर से बुलाया मेरे को, और पुलिस वालों ने मेरे को दबोच लिए। तो मैं बोला यार क्या चीज है। तो बोले तेरा वारंट है, तेरे औरत ने तेरे ऊपर बोले केस डाली है डिवोर्स। तो मेरे मिसेस ने मेरे ऊपर केस डाली थी डिवोर्स की, और मैं तो तारीख पे जा रहा नहीं था। तो 2-3 बार वो सम्मान वारंट वगैरह निकले, और फिर यहाँ के मीटिंग के लोगों से बात किया,
और उन लोगों ने समझाया मेरे को कि यार बोले भागने में कोई भलाई नहीं है, तुम बोले तो गार्ड का तू मेरे को अंदर से डाल और साला कभी सेंट्रल जेल वगैरह बात की है तो बड़ा बेकार हो जाएगा बोला, क्योंकि वहाँ का जो सेंट्रल जेल का जो जीवन है वो पहले से मैं देखा हूँ, 2-4 बार सेंट्रल जेल की हवा खा के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ के लोगों ने हिम्मत दी और एक मेंबर वो बेचारा मेरे साथ में आया और उसने वो पुलिस वाले को 100, 200, 500 रुपए देके तारीख वारीख लिया और 2-4 दिन के बाद वो तारीख थी और मैं तारीख पे गया। तो तारीख पे जैसा मैं गया तो पुकारा हुआ, मैं अंदर बैठा था, वहां पे वो लेडीज मजिस्ट्रेट थी और वो लेडीज मजिस्ट्रेट ने मेरे को नाम पूछी और मेरे को पूछी कि तुम क्या था, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। तो बोला मैडम मैं बाहर गाँव रहता था, यहाँ नहीं था, नागपुर में 3-4 साल से। तो बोले तुम तारीख पे क्यों नहीं आ रहे। बोला मैं नागपुर में नहीं हूँ और मैं पागलों की अवस्था में आ गया था। तो बोले क्यों, क्या हो। बोला मैं 24 घंटे दारू पीता था और दारू की वजह से बोला मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी भी गई, औरत भी गई और सब बर्बाद हो गया बोला। तो बोले अब क्या कर रहे हो बोले। तो मैं बोला अभी मैं 7-8 महीने से 8-9 महीने से दारू से दूर हूँ बोला और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करता हूँ बोले। तो बोले ठीक है बोले हमको मालूम है बोले। और बोले अभी दारू पीने की इच्छा, मतलब मैं अभी तो नहीं पी रहा हूँ मैडम बोला और आगे कोई इच्छा भी नहीं बोला मेरी। तो फिर मेरी मिसेस को उन्होंने बुलाया, उसका बयान वगैरह लिए और मेरे को अगली तारीख देके भगा दी। और फिर सेकंड तारीख में मेरे को बुलाया और मेरे को पूछी वो मैडम ने, सर उसका वकील था, वो वकील ज्यादा बात कर रहा था और मेरे तरफ से कोई वकील नहीं था। तो उसने पूछा कि बोले अगर वो लड़की अगर आना चाहिए तो बोले तुम रख सकते क्या बोले। तो बोला मैडम वो अगर आती है तो वेलकम है और नहीं भी आती तो बोला भगवान की इच्छा। तो बोले ठीक है बोले आप जाके बाहर बैठो बोले। और लंच टाइम हो गया, फिर लंच टाइम के बाद में उसको बुलाया, उसको पूछे कि बोले एक चांस मेरे हिसाब से वो लड़के को देना चाहिए बोले, तुमको एक बच्ची है बोले छोटी और वो लड़का अभी दारू नहीं पी रहा है बोले, हो सकता बोले अगर कुछ लाइफ में चेंजेस हो गया तो तुम्हारे फायदे के लिए साबित होगा बोले। तो मेरी मिसेज के मुंह से निकल गया कि मैडम बोले मैं यही चाहती थी कि इनकी शराब छूट जाए, कि शराब बंद कर दे। बोले मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, मेरे को एक लड़की है बोले, मेरे को भी समझता बोले। तो दोस्तों वहां से फिर वो कहीं ना कहीं वो मान गई और वो आ गई दोस्तों। 2-3 तारीख में मेरा वहां से रिजल्ट लग गया। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए और बहुत बड़ा चमत्कार था। चमत्कार ऐसा था कि लोगों को 25-25 साल लग जाते, 20-20 साल, 15-15 साल से लोग वहाँ फैमिली कोर्ट में घस रहे, लोगों के चप्पल जूते घस गए तो उनके रिजल्ट नहीं आते। और मेरे साथ में ऊपर वाले ने ऐसा क्या चमत्कार किया, ऐसी क्या दया आई उसको ऊपर वाले को कि मेरे ऊपर मेहरबान हो गया। वो 2-3 तारीख में मेरी घरवाली आ गई और जैसी दोस्तों घरवाली आ गई तो इतना अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर विश्वास, मेरा जो विश्वास था वो श्रद्धा में बदल गया और मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें कोई कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जिसमें ताकत है। सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस का एक भगवान ऐसा है कि कुछ भी कर सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस में इतनी ताकत है कि एक मरे हुए आदमी को जिंदा करने की वो जो ताकत है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने देखा। और वहां से दोस्तों मेरा जो जिंदगी का सफर है वो चालू हुआ और फिर मैंने एक किराए का रूम लिया तो वहां पे भी यहाँ के लोगों की मदद लिया। हमारे उत्तर नागपुर में बहुत से मेंबर ऐसे हैं कि मेरी बहुत मदद की है वो समय। बेचारा वो 1-2 जन मर गए, वो कमलाकर वगैरह, नारायण राव वगैरह थे हमारे सीनियर मेंबर, वो मर गए। तो
किसी ने मेरे को रूम लेके दिया दोस्तों, किसी ने अपने घर से पलंग वलंग लाके दिया। और वहां से जो जिंदगी का सफर चालू हुआ दोस्तों, तो मेरे को यहाँ के उल्टामर लोगों ने बताया कि भैया तुझे अब अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो तुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों पे चलना पड़ेगा। तो 12 कदम क्या है? मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। जिम्मेदारियों का एहसास मुझे जो करवाया, तो वो यहाँ के लोगों ने करवाया कि बीवी तेरी है, बच्चे तेरे हैं, साले पालना तेरे को है बोले, किराए का रूम है बोले, तू बाप के भरोसे कब तक खाएगा बोले। तो वहां से दोस्तों मेरी जो जर्नी चालू हुई, और वो मेरे पिताजी ने कुछ मेरे को मदद किए, और वहां फिर मैंने एक सेकेंड हैंड एक गाड़ी लिया था, एम्बुलेंस, और वो एम्बुलेंस का धंधा चालू किया। और वहां से दोस्तों मेरा जो सफर है जिंदगी का, अच्छा समय चालू हुआ। धीरे धीरे दोस्तों वो गाड़ी में भी कुछ दिन अच्छा चला, बाद में परेशानी होते गई, तो मैंने वो भी धंधा बंद किया, और फिर एक बिल्डर के पास में ड्यूटी पे लगा। और वो बिल्डर के पास से जो जर्नी चालू हुई, धीरे 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 दोस्तों वहां पे ईमानदारी से ड्यूटी करते गया, तो उससे भाईचारे के संबंध मेरे तैयार हो गए। वो भी मुझे छोटे भाई के जैसा चाहने लगा। और कहीं ना कहीं उसने एक दिन मुझे पूछा कि बोले यार तू जो किराए से रहता तो कितना किराया हो गया जाता? तो मैं बोला यार यहाँ पे 1,500-2,000 रुपए किराया जाता है। और उस समय पगारें वगैरह कम थी, आज से 18-19 साल पहले की बात है। तो मैं बोला यार 2-3 हजार किराया जाता, कुछ बचता नहीं, ऐसा नहीं। तो बोले मेरे पास रहने को जगह है, तुम आ जाओ। और उसने मुझे दोस्तों अपने ही बंगले में, बिल्डिंग में, पूरा एक लंबा चकड़ा 3,000-4,000 स्क्वायर फुट की जगह मुझे दे दिया। और वहां पे धीरे धीरे फिर उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, तो जैसा जैसा साइट पे मटेरियल आता था, मैंने वहां 2-3-4 रूम बना लिया अपने हिसाब से रहने के। और मेरा जो किराए का जो पैसा था वो भी बचता था, लाइट बिल नहीं, पानी का बिल नहीं देना पड़ता। तो वो समय और आज तक के दोस्तों मैंने कभी इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा और पानी का बिल नहीं भरा। धीरे धीरे दोस्तों पेमेंट की बढ़ोतरी होते गई, बड़ी बच्ची अच्छी पढ़ ली। तो उसके पढ़ाई में भी दोस्तों मेरा एक ऐसा मानना था कि मैं बोला इसको 9वीं-10वीं पढ़ा दूंगा और इसकी शादी कर दूंगा। तो यहाँ आने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता में बदलाव आने लगा। मेरी मानसिकता में बदलाव ऐसा आया कि मैं पुराने ओल्ड टाइमर लोगों के साथ में बहुत रहा। और वो समय क्या था कि पार्टियां बहुत चलती थी, एक में के घरों में पार्टियां बहुत चलती थी ओल्ड टाइमर लोगों के। तो एक दो के घर में गया तो उनका जो रहन सहन देखा, और उनको पूछा मैंने कि यार तुम्हारी बड़ी बच्ची क्या कर रही? तो कोई बोले मेरे को डॉक्टरी कर रही है, साइंस में नाम डाला। कोई बोले डॉक्टरी कर रही, तो कोई बोले मेरा लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन किया। तो मेरे को भी पूछे कि तुम्हारी बच्ची, तुम बोला यार इस साल उसकी अभी 10वीं की एग्जाम है, और नहीं उसको पढ़ाओ बोले, बहुत होशियार है बोले। तो हमारे नागपुर के एक ओल्ड टाइमर मेरे घर में आते थे, तो वो लड़की इंग्लिश में बहुत होशियार थी, मेरी बड़ी लड़की, और आज भी होशियारी थी, अभी भी पढ़ाई करी थी। तो बोले उसको पढ़ाओ आनंद बोले। और वहां से दोस्तों मेरे दिमाग में घुसा कि नहीं यार, इतने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अपन साला मूर्ख है कि इसकी शादी करने का सोच रहे 10वीं-12वीं होने के बाद। तो उसने फिर दोस्तों पढ़ाई में ध्यान उसका मैंने लगाया, इधर उधर क्लासेस लगाया, ये लगाया। उसने 2-3 कोर्स अपने फील्ड चेंज की, और आखिरी में दोस्तों फिर उसने LLB की पढ़ाई में ध्यान लगाया। और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। फिर उस समय तक दोस्तों मेरी परिस्थिति अच्छी सक्षम हो गई। जो सास ससुर का मैं गुस्सा करता था, तो उनसे मेरे संबंध अच्छे हुए कहीं ना कहीं। सोबराइटी बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ते गई। और आखिरी में उन लोगों ने भी मुझे माफ कर दिए, मैंने उनको माफ कर दिया। कई गलतियां मेरी थी, कई उनकी थी। तो एक समय ऐसा आया कि लड़की की शादी वादी सब निपट गई, और मैं भगवान से हाथ जोड़ता था कि भगवान यार तू सब करना, तूने हर वो चीज मुझे दिया। मुझे जो मेरे जो लड़की का जो आदमी है, मेरा जो जवाई है, मुझे शराब पीने वाला मत देना। तो सही में दोस्तों ईमानदारी से मैं आज बोलता हूँ कि वो मेरा जो जवाई है ना,
सुपारी नहीं खाता, चाय नहीं पीता और शराब नहीं, शराब से तो कोसों दूर है। एक तंबाकू नहीं और सुपारी नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं उसको दोस्तों, एक शौक नहीं है उसको। तो भगवान ने वो भी मेरी मिन्नत पूरी कर ली। लेकिन उसके साथ साथ उसको खाने पीने का, इस खाने का बड़ा शौक है। हफ्ते में उसको 3-4 दिन नॉनवेज होना, नॉनवेज का बड़ा शौकीन है। तो बढ़िया दोस्तों। और भगवान के दया से वो माँ बाप को अकेला है। और नागपुर जैसे शहर के, नागपुर सिटी में अच्छा मकान है, जेरीपटका जैसे एरिया में अकेला है। और अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। उसके परिवार में उसके काका वगैरह एडवोकेट है, दोनों मियाँ बीवी एडवोकेट है ये लोग। तो और इससे ज्यादा क्या हो ना। तो भगवान को मैं बार बार धन्यवाद देने लगा कि भगवान यार, मैंने जो सोचा तूने वो मेरे हर सपने पूरे किया। तो बाद में दोस्तों धीरे धीरे, मेरा मकान नहीं था, लड़की की शादी में पूरा पैसा खर्चा हो गया था, 2-4 लाख कुछ बचा होगा मेरे पास में। और 18 सालों में आदमी क्या क्या करेगा। तो भगवान से हाथ जोड़ने लगा कि यार भगवान, साला मेरा एक मकान हो जाए। 2-2 मकान बेच के आया मैं, माँ बाप का भी बेचने लगा है, मेरा भी बेचा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि एक मकान भी हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे और भी रास्ते खुलते गए। तो बहुत से ऐसे बदलाव होते गए। जो ससुराल के लोग थे मेरे, मेरे मिसेस को मैं हमेशा मारपीट करता था और उसको बोलता था शराबी दिनों में कि तू अपने माँ बाप से अपनी जमीन का हिस्सा मांग। उसके, मेरे ससुराल के जो लोग हैं अच्छे खासे लखोपति है और अच्छी रमसम जमीन है। तो मेरी मिसेस को उसके बड़े बाप ने दत्तक लिया था। तो मेरे मिसेस के नाम पे कुछ जमीन थी। तो मैं पूरी जिंदगी उसको परेशान करते रहा और आखिरी तक मेरे हाथ में नहीं लगी दोस्तों। मैं फुटपाथ पे आ गया, भिखारी लोगों के साथ में रहने लगा, लेकिन कभी वो जमीन मेरे हाथ में नहीं लगी। लेकिन अभी 2-4-5 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले अचानक वो उसके हिस्से की कुछ जमीन बेचने में आई और मेरे साले ने मेरे को फोन किया कि जवाई बोले, तुम्हारे घरवाली की सिग्नेचर होना बोले मेरे बहन की, वो अपन जमीन का टुकड़ा बेच रहे बोले। तो मतलब उसको पूछ। तो मेरी मिसेस को पूछे उन लोगों ने कि बोले वो तेरी सही होना। मेरी मिसेस बोले मैं बेचने को तैयार नहीं हूँ बोले। मैं बोले इतने गरीबी में दिन काटी, इतने बेवड़े के साथ जिंदगी गुजारी, जब मैंने तुमको बोले 5 लाख नहीं मांगी, 10 लाख नहीं मांगी, और मैं अभी क्यों बेचू बोले। मेरे लड़की की शादी हो गई बोले, सब हो गया, मेरा मकान हो गया बोले। और उस समय मैंने किस्त पे फ्लैट ले लिया था। तो बोले मैं क्यों ये करूं बोले। मेरी मिसेस अकड़ गई। आखिरी में दोस्तों दोनों बहन भाई के खूब झगड़े हुए। मेरी मिसेस बोले मैं सही करने तैयार हूँ, मेरे को बोले 1 करोड़ होना। तो वो खूब 5-6 महीने उनका चला। आखिरी में दोस्तों वो कुछ पैसे में वो तय हुआ। तो 70-72 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो, उसमें वो मांडोली हो गई। फिर वहां से पैसा आया और वो पैसा आने के बाद में दोस्तों मैंने एक पैसा मेरे पास में रखा नहीं। 2-4-5 लाख रुपए का हेरफेर किया होगा मैंने, बिजनेस में इधर उधर लगाया होगा। लेकिन मैंने कुछ पैसा प्लाट ले लिया उनके नाम पे, दोनों बच्चियों के नाम पे। कुछ पैसा मिसेस के नाम पे फिक्स में डाल दिया। और मेरा जो वर्क, मेरी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी चालू है मेरे को दोस्तों। आज जिस मालक के पास में हूँ उसके पास में मेरी 4 गुना पेमेंट बढ़ गई है। 4 गुना पेमेंट बढ़ गई। जिस समय मैं लगा था उस समय किस स्थिति और आज की देखता हूँ मैं, तो वहां से पेमेंट आती है। और छोटी वाली जो बच्ची है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 2008 में हुई। तो वो भी जब पैदा हुई तो काफी हद तक बीमार थी। 22-23 दिन वो मेवो में एडमिट थी। तो उसको जब डॉक्टर लोग दवाई मेडिसिन लिख के देते थे तो मेरे पास में दोस्तों चने खाने पैसे नहीं थे। मैं किराए के रूम में रहता था और पहले एक लड़की थी, फिर दूसरी लड़की। मैं भगवान को उस समय भी थोड़ा अपसेट होके गालियां देता था कि तू क्या कर रहा करके। मैं अभी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ, दारू से दूर हूँ, और तूने मेरे जीवन में फिर से दूसरी लड़की डाल दिया। तो वो लड़की भी दोस्तों होने के बाद में बीमार पड़ी। 1 महीने में उसको 1 लाख रुपए का
मेडिसिन लगा। तो जब भी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के जो पुराने मेंबर है बहुत मदद की है दोस्तों। किसी ने मेरे को पैसे से मदद किया, किसी ने दवाई ला के दिया। और आखिरी में दोस्तों वो बच्ची 20-22 दिन के बाद में रिकवर हुई। डॉक्टर बोले ये बचेंगी नहीं, और अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग बोले ये रिकवर होके अच्छी होके घर ले जाएंगे बोले, और देख लेना बोले ये बच्ची ठीक होगी। तो वो बच्ची ठीक हो गई। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वो कुछ पैसा इधर उधर का आया, आरडी पार्टी थी बड़े लड़की के नाम की, तो वो मैंने लोगों का कर्जा पानी दे दिया वही दिनों में। तो उन लोगों से मेरे संबंध आज भी अच्छे हैं। और आज देखता हूँ दोस्तों वो लड़की अभी 78-79% से पास हुई। उसका एडमिशन हुआ। वो बच्चे आज अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, और वो कॉलेज में नंबर नहीं लगता, वो अम्बेडकर कॉलेज में। तो वहां पे उसका एडमिशन हुआ, और उसकी भी पढ़ाई दोस्तों अच्छी चल रही है। और इतनी सुंदर और सुशील लड़की है देखने दुकाने में दोस्तों। तो ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं सीधे रास्ते पे चलता हूँ ना दोस्तों, तो वो इतना देता है भर भरा के। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैं अगर यहाँ पेशेंट बन के आया हूँ तो मैंने पेशेंट ही बन के रहना चाहिए। जिस दिन मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश किया और जिस दिन मैंने यहाँ के लोगों को इलाज बताना चालू किया, तो उसी दिन से मेरी उल्टी गिनती चालू हो जाती। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे साथ में करीब करीब 12-13 लोग आए थे दोस्तों, एक ही साथ में एक ही लाट में। वो 12-13 लोगों में 8 लोग दुनिया में भगवान को प्यारे हो गए। 4-5 लोगों को तो मैंने आत्महत्या करते देखा वो शुक्रवारी तालाब से, और 2-3 को फांसी पे लटकते देखा। जिस आदमी ने मेरे को कोर्ट में आके मेरी मदद किया था, वो आदमी को भी कहीं ना कहीं मैंने मरते हुए देखा हो। 16-18 साल के सोसाइटी में उसको भी मैंने फांसी पे लटकते देखा हो। तो ऐसे कई लोग दोस्तों, जहां मैं मेरे समझ में आया कि भैया मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि तू मरीज है और तू पेशेंट है, तेरे को इलाज की जरूरत है। और वो नए दिनों में बहुत अच्छे तरीके से उसने क्लियर किया कि जो अपने सच्चे अनुभव है वो यहाँ बता, और जो तेरे काम की चीज है वो तू अपने मीटिंग से लेके जा, और बाकी का यही छोड़ दे। तो मैं आज भी ना दोस्तों बड़ा कतराता हूँ। आज भी मैं शेयरिंग करने के लिए मैं ज्यादा बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रखता। चुपचाप सुनते रहता हूँ। फिजिकल, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, चुपचाप बैठे रहता आखिरी तक सुनते रहता। मुझे मालूम है कि नए नए जो लोग हैं ये अपने अनुभव के माध्यम से, अपने बीमारी के, अपने अस्त व्यस्तता के माध्यम से जो बातें बताते हैं, तो वो बातों में से कुछ कुछ बातें ऐसी है कि मेरे को क्लिक कर जाती, मेरे को मेरे पुराने दिन ख्याल आते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ा बीमारी का पार्ट है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। कुछ दिन होते हैं मेरे को नए नए लोग देखता हूँ मैं। वो आज पूरे नागपुर की मीटिंगें करता हूँ मैं, फिजिकल मीटिंगें। तो और कहाँ कहाँ मैं प्रोग्राम में जाता हूँ देखता हूँ मैं। आज की स्थिति जो है, तो 4-6-8 महीने हो गए, 1 साल हो गया कि यहाँ पे डॉक्टर बनना चालू कर देते। तो वो भी एक खतरे की बात है। तो उसके वजह से ना वहां पे भी दोस्तों मैं बच गया। तो गुलाबी बादल जो बोले ना, तो उसके वजह से बच गया। उसका एक कारण है दोस्तों, आज भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के पुराने लोग हैं, आज भी मैं उनके घर में जाके उनसे सजेशन लेता हूँ। हमारा एक मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस में 2-3 लोग हैं कि जिनको मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। एक मेरे ये अभी मीटिंग में प्रेजेंट है विजय यस करके, और एक नरेश जी करके। मैं इनको सगे भाई का दर्जा देता हूँ, बड़े भाई का। आज भी मेरे को कभी कोई तकलीफ रही तो मैं वो नरेश जी के घर में जाके बैठता हूँ, उनको पूछता हूँ, भले वो मेरे स्पॉन्सर नहीं है, ये लोग मेरे वेलविशर है। कभी विजय भैया को फोन करता हूँ कि विजय भैया यार ऐसा ऐसा चल रहा है, कैसा करना, क्या करना। तो वो अपने अनुभव के माध्यम से मुझे बताते रहते कि नहीं आनंद ऐसा नहीं,
ज्यादा ये मत कर, ज्यादा वो मत कर, थोड़ा शांत दिमाग करके सोच। तो उनके अनुभव के माध्यम से मेरे को मेरे जिंदगी जीने के जो रास्ते हैं, वो कहीं ना कहीं खुलते रहते। और मुझे होना क्या है, तो मैंने आज ना दोस्तों करीब करीब मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, करीब 13-14 सालों से आज मेरे घर में वाद विवाद नहीं होता दोस्तों। मेरी जो मिसेस है, आज करीब करीब 13-14 सालों से मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। सोबराइटी में मैंने 4 साल, जब मैं 4 साल की मेरी सोबराइटी थी तो ड्राई सोबर था मैं, कोई कदमों पे ध्यान नहीं देता था, कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि सब अच्छा हो रहा, औरत आई है, दूसरी दूसरी बच्ची हो गई है, सब बरोबर चल रहा है, काम धंधा सेट हो गया। अब क्या करना है, अपन दारू छोड़ने आए थे, खत्म हो गया, दारू छूट गई। पर लेकिन दोस्तों, जिस दिन से मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि आनंद, तुझे और तेरे जिंदगी में अगर तरक्की करना है और तुझे चित्त शांति की जिंदगी जीना है, और तू अगर अपने घर में शांतता का वातावरण अगर पैदा करना है, तो तेरे को कहीं ना कहीं 12 कदमों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो और उसने 2-3 बातें क्लियर करवाया कि पूरा का पूरा प्रोग्राम पर्सनालिटी चेंज का है, खुद को बदलने का प्रोग्राम। तो मैंने दोस्तों खुद के ऊपर काम करना चालू किया। मैंने देखा कि मेरा स्पॉन्सर ऐसा था कि कोई कुछ भी बोल दे। मैंने कई लोगों के मुंह से उसकी बुराइयां उसके सामने उसको उल्टा सीधा बोलते हुए देखा, तो वो बेचारा चुपचाप हंस के टाल देता था। और वो क्या, मैं उसको बोलता था कि यार दादा, ये तुम्हारी इतनी चकल्लस करते तुम तो नागपुर के सबसे पुराने ओल्ड टाइमर हो, तो तुम सुनते कैसा? तो वो बोलते थे यार वो उसका प्रॉब्लम है, बोले उसका दिमाग उस लायक है, तो मैं क्या करूं? बोले मैं उसको नहीं बदल सकता। बोले अगर मैं उसको बोलने जाऊं बोले तो वाद विवाद खड़ा होगा, और वाद विवाद खड़ा होगा बोले तो उससे वो डिस्टर्ब होगा, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। तो बोले मुझे नम्रता की प्रैक्टिस करना है। तो वो आदत मैंने डाला दोस्तों मेरे घर में। चुपचाप मैं बैठे रहता था, और मेरी मिसेस मेरे को कुछ भी बोलो तो ऐसा नहीं कि चप्पल उठा के मेरे को मार रही है, तो ये भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो पूछते थे मेरे को सब्जी काय की बनाऊं, तो मैं बोलता था उनको तुम्हारी जो इच्छा है बना लो। चाय बनाऊं क्या? इच्छा होगी तो पिला दो। लेकिन कभी मैं वो रिएक्ट नहीं हुआ कि तूने काय की सब्जी बनाई, और तूने ये सब्जी में नमक क्यों डाली, और तूने मेरे थाली पे प्याज क्यों नहीं काटी। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव में लाया। थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम करना, घर का पानी भर देना, ये करना, कभी उनकी मदद कर देना, कभी बाजार से सब्जी लाके देने, कभी बच्ची के स्कूल छोड़ देना। तो ये सब काम मैंने किया नहीं था। लेकिन सोबराइटी में आने के बाद में जैसा ही मैंने खुद के अंदर बदलाव लाने की प्रोसेस में उतरा, तो देखा दोस्तों इसका असर मेरे घर में हुआ। मेरी मिसेस बड़ा हंस के बात करने लगी मेरे से, और धीरे धीरे खुद की छानबीन करने के बाद में मुझे पता लगा कि भैया मेरे अंदर क्या कमियां है। मेरी पेमेंट होती थी तो 3-4 साल में पेमेंट में से कुछ पैसे चोर के रखता था, 2-3 हजार, और बाकी के पैसे उसको देता था। और वो पैसे महीना भर पेट्रोल डाल ये कर, कोई होटल में जाके मटन खा, कोई दोस्तों में पार्टियां कर। लेकिन एक दिन स्पॉन्सर ने पूछा कि बेटा इसमें से तेरा क्या क्या चल रहा है, तेरे अंदर क्या क्या अभी काम कर रहे कैरेक्टर। तो उसने पूछा तुम्हारी पेमेंट कितनी है, बोला दादा इतनी है मेरी पेमेंट। तो बोले इसमें से तुम पूरी घर दिन देते क्या? बोला पागल हो गए क्या यार, घर में देंगे बोला, और औरत को मांगेंगे बोला। तो बोले कितने देते? तो बोला इतने देता, और 3-4 हजार छोड़ के रखता, महीना भर खर्चा कर। तो पूरी पगार घर में दो, और उनको बताओ बोले कि भैया मेरी इतनी इतनी पगार है, और मैं इतने इतने पैसे रखता था, मैं तुमको पूरी दूंगा, तुम मेरे को महीना भर जो लगे वो देना। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां पे भी दोस्तों अप्लाई किया, और वहां पे मैंने वो पूरे पेमेंट मिसेस के पास देने लगा। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसा हुआ कि घर चलाने के बाद में जब भी मैं मांगता था उसको 200-400 रुपए, तो मुझे देती भी थी।
और मुझे ये 10-12 सालों के अंदर में मुझे कभी घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस मालक के पास में मैं हूँ, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर मैं रखता हूँ, मटेरियल मैं मंगाता हूँ, हर वो चीजों का व्यवहार वहां से मेरे हाथ से होता। तो वहां पे मेरे को 2-4 पैसे की आमदनी हो जाती। और वही चीजें मेरे को, उसके वजह से मेरे को तकलीफ जाती नहीं है महीना भर। तो घर के लोग मेरे जेब भरे रहते, घर के लोग भी कभी अगर मेरे को ऊपर से मांगे तो मैं उनको खुशी खुशी दे देता हूँ। तो एक दिन ऐसा आया कि जिस समय मैं भूल गया था बताना, मेरे बच्चे की शादी थी। तो मेरे मिसेस को पूछा मैंने कि तेरे पास बोला तू आरडी वारडी डालती तो कितने पैसे जमा है। तो मेरे मिसेस बोले शादी हो जाती इतने पैसे जमा हो गए बोले अपने पास। तो उस समय मेरे ससुराल वसुराल का पैसा मिलने का था मेरे को। तो शादी करने के बाद में भी दोस्तों कुछ पैसे की कहने करने चालू करूँ और खुद को खुद को लाने की कोशिश करूँ, तो ऊपर वाला दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बदलाव तो लाता ही लाता है। लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसा लगता है कि भैया मैं जिन लोगों को बदलना चाहता था वो लोग आज वहीं पे है। लेकिन आज मेरा वाद विवाद नहीं होता, चाहे वो परिवार रहो चाहे काम धंधा रहो। एक समय ऐसा था कि जिस कंपनी में मैं ड्यूटी करता था, तो उस कंपनी में जो कारागीर है, ठेकेदार है, कोई निचले लेवल के काम करने वाले, तो उन लोगों को मैं गाली गलौज से बात करता था। कभी वहां पे लोहा चोरी होता, कभी सीमेंट चोरी होता कंस्ट्रक्शन के काम में। तो कभी रात को 2 बजे उठ के जाता हूँ, कभी 3 बजे जाता हूँ। अभी चेयरमैन साहब आवाज दे रहे थे तो मैं रास्ते से था, साइट पर से आ रहा था। तो कुछ ऐसी वक्त है, कुछ ऐसे काम होते हैं। तो इस समय मेरे को ना दोस्तों मेरे मुंह से हमेशा गाली निकलती। और 2-4 साल 5 साल बड़ा तूफान रहा। और वो तूफान के वजह से वो मालक भी बड़ी तारीफ करता था मेरी। अरे यार आनंद, तेरे को बड़ा डरते है, तू जाता है साइट के ऊपर तो पूरे लेबर थर थर कांपते। मेरी गालियां जो थी सब कमर के नीचे देता था। लेकिन 1-2 बार मेरे स्पॉन्सर और एक ओल्ड टाइमर मेरे साइट पे आए, और जब उन्होंने मेरा रवैया देखे तो उन्होंने मुझे समझाया कि बोले आनंद, तू अपने आप में बदलाव ला बोले, और ये जो गालियां वालियां बंद कर बोले। तो मैं बोला यार ये उसी लायक है, ये लेबर है। तो उन्होंने मुझे समझाया, तू जिस जगह खड़ा है ना बोले, जिस कंपनी में काम कर रहा है, तो तू भी एक नौकर है बोले। तू अपने आप को भी नौकर के हैसियत से देख बोले, वो भी नौकर है बोले। तो उस दिन से बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं यार, मैं ये कंपनी में ड्यूटी करता हूँ और मैं इस कंपनी का मालक नहीं हूँ। मेरा मालक कितना भी मुझे चढ़ाए, कुछ भी करे, तो मैं आखिर वहां नौकर ही रहने वाला हूँ। भले वो मेरे को भाई जैसे, उससे आज मेरे संबंध है, उसको भी 2 लड़कियां हैं, मेरे को भी 2 लड़कियां हैं। मैं 50 बार बोला उसको कि भैया मैं अभी राजीनामा देता हूँ, अब मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, मेरा पीएफ वगैरह का पैसा निकाल के दे दो। तो वो मेरे को बोलता है यार तू जाके क्या करेगा, तू ड्यूटी छोड़ के क्या करेगा। तो बोले नहीं, जिस दिन अपन जाएंगे तो दुनिया छोड़ के जाएंगे। एक तो मैं तेरे कंधे पे जाऊंगा बोलते, नहीं तो तू मेरे कंधे पे जाएगा। और दोनों की उम्र हमारी 2-4 साल से छोटे बड़े हैं। वो मेरे से 4-5 साल से छोटा है, मैं बड़ा हूँ। तो वो हमेशा समझाते रहता मेरे को, तेरे को भी 2 लड़कियां है, मेरे को भी 2 लड़कियां है। तो बोलते दोनों भाई मिलकर रह रहे, तेरे को कुछ चीज की कमी है क्या, तेरे को पेमेंट में कमी होगी तो 2-4 हजार बढ़ा देता हूँ। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ आने के बाद में मैंने प्राप्त हुई और सीखा मैंने। और मुझे मालूम पड़ा आखिरी के मेरा इतने जो सफर में 18 साल का सफर हो जाएगा अगले महीने मेरा। तो 18 साल के 12 जुलाई को मैं 2008 में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन किया था। मेरे को अच्छी से तारीख याद है। तो इतने सालों के सफर में मेरे एक बात समझ में आई कि दुनिया में कोई खराब नहीं। दुनिया में ना माँ बाप, ना औरत, ना बाल बच्चे, ना अड़ोस पड़ोस के लोग, ना मेरे काम धंधे के लोग। दुनिया में सिर्फ खराब हूँ तो मैं, और मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो वाणी है,
मेरे वाणी की वजह से, मेरे बोलने की वजह से लोग मेरे से कतराते थे। लोग जहां मेरे को मुंह नहीं खोलना, वहां मैं मुंह खोलता था। तो जहां मैं मुंह नहीं खोलने का, वहां बेवजह मुंह खोलता था। जहां मेरी कोई सुनते नहीं थे, वहां मैं ज्ञान फैलता था। एक दिन की एक दिन का उदाहरण देता हूं मैं, छोटा सा, और उसके बाद में मैं मेरी शेयरिंग खत्म करूंगा। एक हमारे नागपुर में पंचशील टागिज के पास में एक लोकप्रिय करके भट्टी थी, देसी की। और आखिरी आखिरी में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मेरे को मिल गया था। और मिलने के 2 3 4 15 दिन के बाद में मैंने गलती से शराब पी लिया था। और वही के एक अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मेंबर था, प्रकाश करके, वो मर गया। वो भी दुनिया में नहीं है, फांसी लग के। तो लकवी लॉज में 2 3 साल पहले मर गया वो। तो वो साला दारू भी पीता था और मीटिंग में भी आता था। तो उसके साथ में उसने लेके गया, और 2 4 कागज अल्कोहलिक एनोनिमस के जेब में थे। और वो सम्राट लिकर में वहां जाके दारू पी रहे थे। तो वहां पे अच्छा सिस्टम था, बियर बार के जैसा सिस्टम था। 2 4 नौकर चने लाके देंगे, कोई कुछ लाके देंगे, तुमको पौवा लाके देंगे। और वो टेबल पे मैं बैठा था, और मेरे बाजू में एक अच्छा आदमी, अच्छा कोई ऑफिस में ड्यूटी करता हूँ साहब, और वो बैठा था। और वो बातें बताने लगा। यार भाई, बोले जिंदगी में, बोले इतना कुछ करवा दिए दारू ने, बोले साला ये दारू छुट्टी नहीं, बोले। और बातचीत में उससे थोड़ी देर के बाद में अच्छा दोस्ताना हो गया। तो दोस्ताना होने के बाद में हमने दूसरी नीत मंगाए। तो उसने हाथ रोक दिया, नहीं नहीं, बोले मैं मंगाता मेरे पैसे से, बोले। और बातचीत कर रहे उससे, और उसने एक बात मेरे से पूछा, बोले यार भाई, ऐसा कोई रास्ता दारू छोड़ने का अगर मिल जाए ना, बोले, तो मैं कल से ही, बोले, दारू छोड़ देता, बोले। और उस समय मेरे जेब में 2 3 पाम्पलेट थे। तो मैंने पाम्पलेट निकाला और उसको बोला, साहब एक जगह है, बोला। और बोला मैं वहां जाता हूँ। तो बोला बोला वहां पे दारू बहुत लोगों की छुट्टी है, और मैं भी अभी 15 दिन से मीटिंग किया, बोला। तो वो साला इतने जम से वो पाम्पलेट वगैरह पढ़ा और मेरे ऊपर जल रहा है। तो बोले इतनी अकल है, बोले तेरे को मालूम है, बोले दारू वहां बंद होती, तो यहाँ बैठ के दारू क्यों पी रहा, बोले। तो वो बात मेरे समझ में आई दोस्तों, कि मैं बेवजह की बेताशा किसी को बेसमय जो अकल बांटता हूँ ना, तो ये अकल कहीं ना कहीं मेरे को लेट उठती है। तो यहाँ आने के बाद में दोस्तों सब अच्छा हुआ। और आज दारू की जो बात है, दारू का जो ध्यान है, वो नहीं आता दोस्तों। आज उतार चढ़ाव आते रहते, जिंदगी में परेशानियां आते रहती है, एक जैसा समय नहीं रहता। अभी उम्र का पड़ाव है, ये साल में 3 बार एक्सीडेंट हुए, सीढ़ी से गिरा। तो ये सब चलते रहने वाला है दोस्तों। तो आज ये जो समस्या आती रहती, कोई उल्टा सीधा समय आते रहता, तो इसको फेस करने के लिए आज मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज कहीं ना कहीं हर वो चीज की सुविधा अल्कोहलिक एनोनिमस में उपलब्ध है। किताबें है, स्पॉन्सर है, टेलीफोन है, फोन से एक में से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें अगर मैं ईमानदारी से करते रहता हूँ, तो शराब से बच सकता हूँ दोस्तों। और एक अच्छा जीवन आने वाले समय में अच्छा जीवन मैं जी सकता हूँ। तो ये जो मेरे अनुभव थे दोस्तों, जो मेरी जो जिंदगी की जो कहानी है, जो मेरे साथ घटित हुआ है, वो मैंने जो गलतियां किया, वो गलतियां कोई दूसरा ना करे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मेरे जो सच्चे अनुभव मैं यहाँ बयान करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा दोस्तों आप लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करते रहता हूँ। चेयरमैन साहब ने मौका दिया, और फिर से पायनर ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, कि हमेशा मुझे बीच बीच में शेयरिंग का मौका देते रहते। और मेरे जो अनुभव थे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप सब लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।